IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास में आगे बढ़ते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास है। इसको अच्छे से देखिएगा, जो यूपी पीसीएस, बीपीएससी और या अदर सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। और करंट अफेयर बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और करंट अफेयर लगातार हम 1 साल का कराएंगे, अलग अलग महीने कराएंगे, जिससे क्वेश्चन अगर आपके गलत ना होने पाए। और बिल्कुल मैप और डायग्राम के थ्रू बताएंगे, जिससे आपको आसानी से कोई चीज समझ में आ सके। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका है, इजराइल द्वारा सोमाली लैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखिएगा, इजराइल ने दिया है सोमाली लैंड को, लेकिन एक देश है सोमालिया जो विषुवत रेखा पर स्थित है, और सोमालिया देश, लेकिन यहां पर एक शब्द आ गया, सोमाली लैंड आ गया। ये क्या है? इजराइल ने सोमाली लैंड को मान्यता दे दिया और एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका मतलब है कि वो पहले वो कोई मतलब वर्तमान में कोई देश नहीं है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इजराइल ने इसको दिया है। तो इस चर्चा में आ गया है। और सोमालीलैंड है कहां पर, इसकी लोकेशन क्या है और मेन प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि 26 दिसंबर 2025 को इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सदस्य देश बना, जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी। सोमालीलैंड कोई देश नहीं है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मान्यता के अनुसार, लेकिन इजराइल ने मान्यता दिया दिसंबर 2025 में। तो चर्चा का विषय यह बनेगा कि सोमालीलैंड क्या है। एक क्वेश्चन बनेगा, सोमालीलैंड को मान्यता किसने दिया है, सोमालीलैंड कहां पर है, देखिए करके जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, सोमालिया ये देश है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये आपका इथोपिया देश है, इसके बाद ये आपका जो है इरिट्रिया देश है, और आपका ये केनिया है, और इन सबकी सीमा से लगा हुआ एक देश है, उसका नाम है सोमालिया। सोमालिया देश ये है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, सोमालिया देश है। इसकी सीमा गल्फ ऑफ अदान, अर्थात जो है गल्फ ऑफ अदान, अरब सागर और या फिर इंडियन ओशियन से लगती है। ये एक गरीब देश है। इसकी सिचुएशन ये बता देता हूं, क्योंकि यहां पर हमेशा तनाव रहता है, गृह युद्ध हमेशा होता रहता है, और ये देश पिछड़ा है। समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी ये देश बहुत पिछड़ा है कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। इसीलिए सोमालियाई क्षेत्र में बहुत सारे समुद्री डाकू पाए जाते हैं, जो याद रखिएगा, जो लाल सागर से होने वाले जहाज जाते हैं उनको ये लूटते हैं। अक्सर फिल्मों में देखा होगा, समुद्री डाकुओं के अक्सर पेपर में चर्चा में हमेशा आता रहता है। और भारतीय नेवी यहाँ इन सबको बचाती रहती है हमेशा, जहाजों को आने जाने वाले। तो सोमालिया पीछे क्यों है, इसके पीछे भौगोलिक कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोमालिया की ठंडी जलधारा बहती है, और सोमालिया की ठंडी जलधारा बहने की वजह से आसपास का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण नहीं होता और बादल नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से वहां वर्षा नहीं होती है। अब वर्षा अगर नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उद्योग नहीं होंगे, उद्योग नहीं होगा तो सेवा क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा। तो देश में जाहिर सी बात है अराजकता का माहौल बना रहेगा। सोमालिया एक ऐसा देश है जो दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी समुद्र का लाभ इसको नहीं मिल पाया ठंडी जलधारा की वजह से। इसीलिए वहां के देशों में छोटे छोटे बच्चों को जो है देखा होगा, सब समुद्री डाकू के जो है उसी में जो है काम कर रहे हैं। लूटमार और गृह युद्ध की स्थिति इस देश में बनी रहती है। उसी में कुछ अलग समुदाय के लोग रहते हैं और कुछ अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग यहां मानते हैं। याद रखिएगा, उसी में जो आपका सोमालिया देश है, ये आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। सोमालिया से ही अलग, सोमालिया देश के अंदर ही एक सोमालीलैंड, एक अलग देश की मांग उठी, और वहां के लोग आज भी अपनी नई सरकार बनाते हैं, अपनी नई मुद्रा जारी करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दिया, इजराइल ने मान्यता दे दिया। तो ये जो पूरा देश है, अभी मैंने आपको बताया, ये पूरा देश सोमालिया है। ये पूरा देश क्या है, सोमालिया है। और इसी के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
जो ये वाला क्षेत्र है इसी को सोमाली लैंड कहा गया। यही सोमाली लैंड ये है। तो सोमालिया देश से सोमाली लैंड एक अलग देश की मांग कर रहा है और ये अलग होने का लगातार जो है प्रयास कर रहा है। यही सोमालिया से अलग होकर के सोमालीलैंड देश बनेगा, जबकि सोमालिया की सरकारें इसका विरोध करती हैं, सोमालिया के लोग विरोध करते हैं कि ये अलगाववाद है, ये हमसे अलग होने चाहते हैं। और जो सोमालिया देश है यहाँ पर लगातार प्रॉब्लम है, लगातार जो है यहाँ पे गृह युद्ध होता रहता है, लेकिन ये क्षेत्र सोमालीलैंड आज भी शांत क्षेत्र है। ये आप देखो ध्यान से, इसकी लोकेशन देखो कि सोमालीलैंड जो है देखोगे बिल्कुल अदन की खाड़ी से लगा हुआ है, जहां से लाल सागर से जहाज आते और जाते हैं, व्यापारिक जहाज। तो अगर सोमालीलैंड को एक अलग सोमालिया से अलग देश का मान्यता मिल जाएगा तो आने वाले जहाज को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि सोमालीलैंड में समुद्री डाकू नहीं पाए जाते हैं। डाकू कहां पाए जा रहे हैं, लूटपाट कौन कर रहा है, सोमालिया के लोग। अब ऐसी स्थिति में इतना बड़ा क्षेत्र अगर रहेगा तो आने जाने वाले जहाजों को जो है सुरक्षा रहेगी। तो इजराइल ने फट से क्या किया, इसको एक देश, स्वतंत्र देश, एक संप्रभु देश की मान्यता दे दिया कि अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। अब चर्चा में आ गया तो करंट अफेयर में हमारे सामने क्वेश्चन बनेगा कि सोमालीलैंड कहां पर है, सोमालिया कहां पर है। इसके आसपास की लोकेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब मान्यता देने के पीछे कारण यही था कि समुद्री व्यापार को, मार्ग को सुरक्षित रखा जाए, और सोमालीलैंड सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत जो संघर्ष नहीं होता, यहाँ की अपनी मुद्रा है, यहाँ पे सरकार होती है, सब कुछ है, बस केवल मान्यता नहीं मिली है। तो मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं दिया, लेकिन इजराइल ने दे दिया। इससे पहले ताइवान ने भी इसको मान्यता दे रखा है, तो चर्चा में इसीलिए आ गया। और यहाँ पर यमन है, और यमन में हूती विद्रोही है, और हूती विद्रोही लगातार देखा होगा अमेरिका, इजराइल या फिर जो है यूरोपीय देशों के जो जहाज होते हैं, व्यापारिक जहाज, उन पर हमेशा अटैक करते हैं, और हूती विद्रोही ईरान का समर्थन करते हैं। इसीलिए जो है इजराइल ने तुरंत जो है इसमें कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए सोमालीलैंड को क्या दे दिया, मान्यता दे दिया एक नए देश के रूप में, जिसका विरोध सोमालिया ने किया। तो सोमालिया से अलग एक देश की मांग हो रही है, जिसे सोमालीलैंड कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब तक हम अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप को ना समझें, तब तक करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी समझ पाना आसान नहीं होता है। हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को रट लेते हैं और जाके एग्जाम में चले जाते हैं, दे देते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर मेंस में लिखने को आ जाए, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको जब तक भौगोलिक स्थिति ना पता हो तब तक आप उसके आंसर को निकाल नहीं सकते, ना उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन सबके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोमालीलैंड क्या है, और सोमालिया से ये अलग होने का निर्णय लिया है, और इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि इजराइल ने इसे दिसंबर में एक स्वतंत्र देश और संप्रभु देश के रूप में इसको क्या दे दिया, मान्यता दे दिया है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है कि इजराइल ने सोमालीलैंड के नेतृत्व के साथ संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर औपचारिक मान्यता की घोषणा कर दिया। किसने, इजराइल ने कर दिया, वहां की सरकार के साथ मिलकर के, जो सोमालीलैंड में चलती है। ताइवान ने वर्ष 2020 में सोमालीलैंड को मान्यता दे दी थी, जबकि ताइवान अभी भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश ताइवान नहीं है, क्योंकि ताइवान भी आधिकारिक देश की मान्यता चाहता है, और ताइवान में अलग सरकार है, जबकि चीन के इसे अंडर में माना जाता है। इसीलिए अभी इसको भी एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं मिली है। लेकिन ताइवान का अपना अलग अलग देशों में दूतावास है, सब कुछ, और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और वहां पर साम्यवादी सरकारें हैं। कहां पर, चीन में। और चीन और ताइवान में हमेशा विवाद हमेशा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना ताइवान ने मान्यता दे रखा है, लेकिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र सदस्य का देश नहीं है ताइवान, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का पहला देश कौन बन गया जो मान्यता दिया है सोमालीलैंड को, वो इजराइल है। मान्यता इसने भी दिया है, लेकिन चूंकि सदस्य नहीं रहा है, इस छोटे से बारीक को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथोपिया ने जनवरी 2025 में नौसैनिक अड्डे की पहुंच के बदले मान्यता की संभावनाएं तलाशने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। तो सोमालिया के बगल एक देश है इथोपिया। इथोपिया ने नौसैनिक अड्डे की तक पहुंच करने के लिए, क्योंकि इथोपिया की सीमा
अगर देखा जाए तो समूह से लगती ही नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सोमालिया इथोपिया को समुद्र तट नहीं देगा, इसीलिए इथोपिया ने सोमालीलैंड की सरकार से समझौता किया, कहा कि हमें नौसैनिक अड्डे तक एक नौसैनिक अड्डा बनाने दिया जाए, क्योंकि इथोपिया की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और नौसैनिक अगर अड्डा बना दिया जाएगा तो हम भी जो है आगे सोचेंगे, और समझौता आपसे मैं कर रहा हूं कि आगे मैं आपको भी एक नए देश की मान्यता दे दूंगा जो कि पड़ोसी देश है। तो इथोपिया सोमालीलैंड के साथ एक समझौता किया है कि भविष्य में हम आपको जो है मान्यता दे सकते हैं नौसैनिक अड्डे पहुंच के बदले, क्योंकि इथोपिया की सीमा लगती नहीं है, इसे नौसैनिक अड्डा चाहता है और सोमालीलैंड उसको नौसैनिक अड्डा देने के लिए तैयार हो गया। 2024 में समझौता हो गया है, तो इथोपिया भी दे सकता है। याद रखिएगा, सोमालीलैंड को क्या कर सकते हैं, नए देश की मान्यता, तो समझौता हुआ है। उसी चीज को यहां बताया गया कि इथोपिया ने जनवरी 2024 में नौसैनिक अड्डे की पहुंच के बदले, उसी के बदले मान्यता की संभावनाएं तलाशने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि हम भविष्य में आपको दे सकते हैं। याद रखिएगा, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने जो है लाभ है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इथोपिया, याद है, सोमालीलैंड को मान्यता मिली है, लेकिन सोमालीलैंड के साथ अनौपचारिक संबंध कई देशों का है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का, संयुक्त अरब अमीरात का, तुर्की का, डेनमार्क का, केनिया जैसे देशों के साथ सोमालीलैंड के अनौपचारिक कूटनीतिक संबंध मौजूद हैं। ये आज भी जो है कूटनीतिक संबंध के साथ काम करते हैं, लेकिन देश की मान्यता नहीं दिया। देश को मान्यता केवल अभी तक इजराइल ने दिया है और किसी देश ने नहीं दिया है। याद रखिएगा, सोमालिया ऐसी किसी भी प्रकार की मान्यता का विरोध करता है और सोमालीलैंड को अपना एक अलगाववादी प्रांत मानता है। और सोमालिया कहता है कि सोमालीलैंड कोई देश नहीं बन सकता, ये हमारा ही क्षेत्र है, और अलगाववादी है। ये लोग अलगाववादी प्रांत है जो असंतुष्ट है, अलग है। लेकिन याद रखिएगा, ये अलग देशों की मान्यता के रूप में कई औपचारिक रूप से इजराइल ने दे दिया, अनौपचारिक रूप से कूटनीतिक संबंध कई देश का पहले रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सोमालीलैंड क्या है, तो मैंने अभी बता दिया कि सोमालीलैंड क्या है। आपका जो है सोमालिया के उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को एक नए देश की मान्यता के रूप में जो दिया गया है, उसी को सोमालीलैंड कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसी चीज को मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब मैप से समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ बढ़ते हैं। लिखा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक स्वघोषित गणराज्य है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। इसने मई 1991 में सोमाली गृह युद्ध के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में याद रखिएगा, ये क्षेत्र है कौन, आपका जो है सोमालीलैंड, उसी की बात हो रही है। यहाँ दो एक शब्द आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक नया क्षेत्र है, मतलब एक क्षेत्र है कहां पर, अफ्रीका में। अफ्रीका की सींग कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ एक शब्द और आ गया है, ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन है और ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन है, याद रखिएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में केवल 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और आपका इरिट्रिया। इन 4 देशों को क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा आपसे। लेकिन यहीं पर हम दूसरा बात करते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं, तो इसमें ये 4 देशों के अलावा और भी देश शामिल हो जाएंगे। तो इतने बड़े क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में केवल ये क्षेत्र शामिल है, और ग्रेट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र शामिल है। तो इस अंतर को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इन 4 देशों के अलावा याद रखिएगा, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केनिया और तंजानिया, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इनको मिला करके ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्षेत्र याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। इसलिए मैप के थ्रू चीजों को आपको समझाया है, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अब एक एक चीज को यहां हम समझेंगे। लिखा है कि तब से यह एक डी फैक्टो स्वतंत्र राष्ट्र, व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा है। कौन, सोमालीलैंड, जिसके पास अपना शासन तंत्र है। अर्थात ये सोमालिया
कि सरकार शासन नहीं चलाती है वहां पे। सोमालिया की सरकार शासन न चला के बल्कि वहां खुद अपना शासन है। लेकिन ये आज भी कहते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है, अलगाववादी प्रांत है। लेकिन सोमालीलैंड में अपना शासन तंत्र है, अपना संविधान है, अपनी मुद्रा है और अपना सुरक्षा बल है। वो सोमालिया सरकार के भरोसे काम नहीं करता है, उसका अपना सब कुछ है, अपना संविधान है, अपनी मुद्रा है। बस उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दी है, अन्य देशों ने मान्यता नहीं दी है, भारत ने भी मान्यता नहीं दी है, याद रखिएगा। और सोमालीलैंड को मान्यता इजराइल ने दिया है, इसलिए चर्चा में आ गया। सोमालिया की तुलना में राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद इसे औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अभी नहीं मिली है। अब सोमालिया की तुलना में राजनीतिक स्थिरता ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे आक्रमण नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर पे आक्रमण हो जाए या गृह युद्ध हो जाते हैं, शांत क्षेत्र है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। हमें मैप के थ्रू चीजों को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमालीलैंड याद रखिएगा, जो सोमालिया के उत्तर पश्चिम में हिस्से में स्थित है, सोमालिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। मुख्य तथ्य और स्वतंत्रता की घोषणा 1991 में उसने कर दिया था। तो 91 में सोमालिया में गृहयुद्ध होने के बाद सोमालीलैंड ने खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर लिया है। याद रखिएगा 1991 से यह आजाद हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन वाक्य बना के जब आता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है स्वशासन, याद रखिएगा अगर कहा जाए तो डी फैक्टो स्टेट, हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन सोमालीलैंड पिछले 3 दशकों से एक स्वतंत्र देश के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी अपनी सरकार, सेना, मुद्रा और लोकतांत्रिक चुनाव होते रहते हैं, बस देश को मान्यता नहीं मिला है, जिसको इजराइल ने अभी व्यापारिक उद्देश्य के लिए दे दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे है ये आपका सोमालीलैंड है। अब सोमालीलैंड की सीमा किससे किससे लगती है, अगर ये कुछ दिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बताओगे गल्फ ऑफ अदान से, या फिर जो है क्या कह सकते हैं, ये जो आपका क्या कह सकते हैं अरब सागर से, या फिर एक तरफ आपका जिबूती, ये आपका क्या कहते हैं जिबूती है, और एक आपका जो है इथोपिया है, और एक आपका सोमालिया है, इससे सीमा लगती है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सोमालिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमालिया गरीब क्यों है, मैंने बता दिया था, गरीबी का कारण वहां क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। सोमालिया से अलगाव के कारण क्या है, मैंने बताया था, सोमालिया से अलगाव का कारण फिर से बता देता हूं मैं। सोमालीलैंड की आबादी मुख्य रूप से इसाक कबीले की है। किस कबीले की है? इसाक कबीले की है, जो इसे सोमालिया के अन्य हिस्सों से अलग बनाती है। इसके अलावा सोमालीलैंड अपेक्षाकृत शांत और स्थिर है, जबकि सोमालिया लंबे समय से चरमपंथी हमलों और अस्थिरता से जूझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्थिति की बात करें, दिसंबर 2025 में इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बनकर के एक बड़ा कदम उठाया। ताइवान के बाद इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सदस्य देश है जिसने यह मान्यता दी है। तो ताइवान ने मान्यता तो दिया, लेकिन वो चूंकि उसको भी देश की मान्यता नहीं मिली है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वो अभी देश नहीं है, वो चीन का हिस्सा माना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। लेकिन इजराइल एक स्वतंत्र देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दे दिया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम एक बार फिर से सोमालिया का रुख देखते हैं, तो सोमालिया का मानना है कि सोमालीलैंड उसका एक अभिन्न हिस्सा है। संक्षेप में सोमालीलैंड खुद को 1960 से पहले से ब्रिटिश सोमालीलैंड के रूप में संप्रभुता की बहाली मानता है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है सोमालीलैंड। एक तरफ सोमालिया के क्या पक्ष है, सोमालीलैंड का क्या पक्ष है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सोमालीलैंड कहाँ है, सोमालिया से क्या उसका झगड़ा है, वहां कौन से समुदाय के लोग, कबीले के लोग पाए जाते हैं, क्या उद्देश्य रहा है और क्यों मान्यता इसको दिया गया और कब से स्वतंत्र रहा है, सब मैंने बता दिया। क्वेश्चन कहीं से अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो ऐसे मैप के अनुसार भी आप लोग पढ़ा करें। जब आप न्यूज पेपर पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, अपने कोई भी किताब निकाल कर, कोई भी किताब अगर करंट अफेयर लाके लाते हैं, लाके अगर पढ़ते हैं तो उसको बगल में मैप भी रखा करें, या जहां पढ़ते हैं वहां मैप चिपका देते हैं। मैप चिपका देते हैं लेकिन मैप देखते नहीं है कभी आप लोग। अगर आपके घरों में रूम में मैप लगा होगा लेकिन कभी मैप नहीं देखते हैं, लेकिन मैप देखने की आदत डालिए, ठीक है। तो आप मैप देखिए और मैप देख के उसको, कोई भी करंट अफेयर आए तो उसको समझने का प्रयास किए। जैसे आजकल हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये क्या कह सकते हैं, हॉर्मुज जल संधि, बाबुल मंडेब जल संधि,
ठीक है, ये सब चर्चा में है, लेबनान चर्चा में है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जा करके मैप को खोल करके लेबनान को पहले देखें कि लेबनान की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, इजराइल की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, ईरान की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है, क्योंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको देखें, जाने, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आजकल इजराइल चर्चा में है, ईरान चर्चा में है, और मान लो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि उसकी सीमा किस देश से लगती है, किससे नहीं लगती है, तो क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा कि ने जो तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, तो तालिबान से क्वेश्चन पूछा गया, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अफगानिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। उनमें 4-5 देशों का ऑप्शन था, मिलान करके फिर उसका आंसर निकालना था। इसी तरह से जो देश चर्चा में होते हैं वहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वहां करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ देते हैं, करंट जो सिचुएशन चल रही है, या फिर उसके भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में तब लगता है कि मैंने करंट अफेयर ध्यान से नहीं पढ़ा, हमें किसी ने क्यों नहीं बताया करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए। तो करंट अफेयर पढ़ने का यही सब तरीका होता है कि जितना हम मैप का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत के स्तर पे भी अगर कोई करंट अफेयर की न्यूज आती है, मान लो किसी राज्य में आ जाए, मान लो एक राज्य है, मान लो सागर जिला है, मध्य प्रदेश, कोई न्यूज आ जाए, तो ये हमारा कर्तव्य है कि मैप उठा के पहले उसको देखें, क्योंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं सिविल सर्विस तैयारी करने का। और नाटक नहीं करना है, हमें उसको सीरियस करना है। अगर हमें सिविल सर्विस तैयारी करनी है तो पूरा जी जान लगा के करना है, हो या ना हो अलग बात, लेकिन चीज ऐसा ना हो कि बाद में काश हमने थोड़ा और मेहनत की होती तो मेरा एग्जाम हो जाता। तो अधिकांश बच्चों में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वो सही डायरेक्शन में पढ़ते ही नहीं है। बच्चे सुबह उठते हैं, जो किताब मिला बस उठा के शुरू कर देते हैं पढ़ना। कभी आप खुद सोचो कि क्या मैंने एक महीना, जैसे मान लीजिए कि अभी अप्रैल महीना बीत गया, मई महीना चल रहा है, तो क्या दिमाग में कभी आपने सोचा कि अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमने कोई सिलेबस खत्म किया अपने से? नहीं। आप आंसर क्या आएगा? शून्य बटा सन्नाटा। तो जब तक हम सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस को सामने रख के नहीं पढ़ते हैं और क्या पढ़ना है, टारगेट बेस नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमारे सिलेबस ना पूरा होता और ना हमारा एग्जाम क्लियर होता है। तब हम भाग्य पर रोते हैं और हम जो है दूसरों पर दोष डालना शुरू करते हैं, कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेते कि हमने कहाँ कमी छोड़ी है। तो इसीलिए हमारा जो तजुर्बा रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सफल हो या असफल हो अलग बात है, लेकिन जब पढ़ाई करें तो जम के पढ़ाई करें कि दुनिया की किसी कोई भी घटना हो तो आप उसको देख के समझ जाएं कि मामला क्या है, न्यूज़पेपर के हेडिंग को देख के समझ जाएं कि अंदर क्या लिखा है। वो क्षमता कब आएगी? जब आपका मैपिंग पे पकड़ होगी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, शब्दों के भंडार आपके पास आएंगे और शब्दों पे पकड़ आपकी मजबूत होगी। न्यूज़पेपर, बहुत लोग कहते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट अफेयर तो तैयार होता ही है, आपकी भाषा मजबूत होती है, आप कहीं बोलने लायक होते हैं कि हम कहीं बोल सकते हैं, अपनी बात को बिना चिल्लाए कहीं रख सकते हैं। बहुत सारा डिबेट होता रहता है, देखा होगा लोग चिल्लाते रहते हैं अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन नहीं, डिबेट उसे नहीं कहते हैं। डिबेट का मतलब होता है कि तर्कों के साथ हम समझे एक एक चीज बताएंगे कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है। और वो ज्ञान कब आएगा? जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और न्यूज को पढ़ते समय एटलस जरूर बगल में रखिए। आप देखिए, अगर 2-4 न्यूज पढ़ के और जब एटलस के माध्यम से देखेंगे तो आपके अंदर अंदर से खुशी होती है कि नहीं, मैंने आज कुछ अच्छा पढ़ा, मैंने कुछ अच्छा अचीव किया। तो हमारा काम ये भी है, आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहे, आपको हम तरीका बताते रहे कि कैसे पढ़ना है। लेकिन हम आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप नहीं पढ़िए पढ़िए, वो आपका काम है। हमारा काम आपको डायरेक्शन देना है, हमारा काम है आपको जो है सही रास्ता दिखाना है कि आप भटकने ना पाए। तो कितनी भी कोचिंग हो, कहीं आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से चीजों को नहीं समझेंगे, खुद से आप चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके जो है जीएस हो चाहे आपका करंट अफेयर हो, तैयार नहीं होता है। जब एग्जाम में जाते हो, करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं, तब मन में आता है कि हमने क्वेश्चन को डीपली क्यों नहीं पढ़ा। हमने इस चीज को ध्यान से अगर पढ़ा होता तो ये जो हमारा 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन गलत होने जा रहा है, ये नहीं होता, हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। तो जिनका एग्जाम बार बार निकलता है वो सब यही काम करते हैं, लेकिन बताते नहीं है। आप सीनियर से पूछने जाओगे तो कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, डीपली चीज नहीं बताता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है अभी बता देंगे, लेकिन करेगा नहीं। और लोग कई और कारणों से नहीं बताते हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देना है हमें।
हमें ऐसा पढ़ाई करनी है कि एक बार लगे कि हमने पढ़ाई किया है। हमें नाटक नहीं करना है कि सिविल सर्विस का नाटक करना है। और दूसरी चीज, हमें राजनीतिक मामलों में उलझना नहीं है किसी से, हमें राजनीतिक चीजों को जानना है। अभी हमें मनमुटाव नहीं करना है किसी से। तो ये सब चीजों को जब तक आप मैप के माध्यम से नहीं जानेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको डायग्राम मैप के माध्यम से ही चीजों को बताया जाए, क्योंकि याद करना आसान होता है, हमें बार बार रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना और कोशिश करना कि एक बार दोबारा हम एटलस से पढ़ें, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, हमारी तैयारी अच्छी चल सकती है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना हमारा प्रयास है उस प्रयास के साथ हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज है वाशिंगटन समझौता, DR कांगो और रवांडा संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल के दिनों में वाशिंगटन समझौता किन देशों के साथ हुआ है? तो ये क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो जो देश है, और आपका रवांडा उसी के बगल में एक देश, छोटा देश है रवांडा है, तो उसके साथ समझौता हुआ है। ये समझौता अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वाशिंगटन समझौता। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वाशिंगटन समझौता किसके साथ हुआ है, तो याद रखिएगा ये आप हुआ है डेमोक्रेटिक कांगो और आपका रवांडा के साथ हुआ है। कांगो दो देश है, अगर अफ्रीका का मैप आप देखोगे तो कांगो दो देश है, एक कांगो गणराज्य है और एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसके साथ समझौता हुआ है, और इसी क्षेत्र में कांगो बेसिन पाया जाता है जहां पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और जहां पर जो है क्या कह सकते हैं कि वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तो कांगो के साथ और रवांडा के साथ जो एक नया अध्याय शुरू हुआ, समझौता हुआ, इसी को वाशिंगटन समझौता कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में हुआ है, ट्रंप प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के मैप पे याद रखिएगा ये आपका रवांडा देश है और आपका ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश है। याद रखिएगा इसी क्षेत्र में आप जो ये गुलाबी कलर का आपको दिख रहा है, इसी क्षेत्र को लेकर के डिस्टर्ब है दोनों देशों के बीच में, इसीलिए दोनों देशों के बीच में तनाव था। इस क्षेत्र में एक संगठन काम करता, उग्रवादी संगठन, उसका नाम क्या है, M23। नाम क्या है, M23 नाम है इसका। इसका फुल फॉर्म है मार्च 23। ये एक जो है कह सकते हैं उग्रवादी संगठन है जिसने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। और ये देश किसका है, ये क्षेत्र किसका है, कांगो का है। तो लिखा है कि M23 मेन एरिया ऑफ ऑपरेशनल 24-25, इसी पूरे क्षेत्र पर इस समूह का कब्जा है और लगातार दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है। किसके बीच में, कांगो और इसके बीच में। और कांगो ने आरोप क्या लगा दिया कि जो M23 है इसको रवांडा समर्थन करता है, और रवांडा के समर्थन से ये लोग हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए कांगो और रवांडा के बीच में इसी M23 जो विद्रोही हैं उनको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका में बुलाया गया दोनों लोगों को, और वाशिंगटन समझौता हुआ और कहा गया इस क्षेत्र पर कांगो का अधिकार है और इस समूह को जो है समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। और रवांडा ने कहा कि हमें इस समूह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आरोप इसके ऊपर यही रहता है कि ये जो है M23 का सपोर्ट करता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, अब आपको समझ में चीजें आसानी से आ जाएंगी। लिखा कि 4 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के मध्य शांति और समृद्धि हेतु वाशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो हस्ताक्षर कब हुआ, दिसंबर 2025 में। किससे किसके बीच हुआ है ये याद रखिएगा। तो आपका जो है ये आपको क्या कहते हैं पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, ये नाम ना देकर के क्यों दे देगा, DRC दे देगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है, दशकों से चले आ रहे संघर्ष का अंत करना
आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और ग्रेट लेक क्षेत्र में अस्थायी शांति की नींव रखना है। तो ग्रेट लेक क्षेत्र क्या है? ग्रेट लेक तो अमेरिका में है, महान झील तो अमेरिका में है, लेकिन ग्रेट लेक क्षेत्र अफ्रीका में है। कई झीलों का समूह है यहाँ पर, ठीक है, कई झीलों का क्या है यहाँ पर? समूह है। तो याद रखिएगा, ये आपका जैसे एक झील आपको यहाँ दिख रही है, एक झील यहाँ दिख रही है, ऐसे बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ग्रेट लेक क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? इसको शांति बहाली को मजबूत करना। आगे लिखा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ गणराज्य। और रवांडा के बीच मौजूदा विवाद और तनाव मुख्य रूप से पूर्वी कांगो में सुरक्षा, जातीय संघर्ष और खनिज संसाधनों के नियंत्रण को लेकर के है। यह संघर्ष दशकों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें 1994 के रवांडा नरसंहार से जुड़ी हुई हैं। रवांडा नरसंहार क्या बताता हूं मैं, तो याद है ना। अब क्या लिखा है यहाँ? एक शब्द लिखा है कि पूर्वी कांगो में। तो पूर्वी कांगो का क्षेत्र ये वही क्षेत्र है, ये कांगो का देश है। तो इसमें जो पूर्वी क्षेत्र है, यही पूर्वी क्षेत्र को लेकर विवाद है, क्योंकि इस क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं और बहुत वन संपदा है। तो इसीलिए कांगो को चिंता है कि हमारे खनिज संसाधनों पर इस उग्रवादी समूह का कब्जा हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लगातार रवांडा और कांगो के बीच में विवाद इसी क्षेत्र को लेकर बना रहा, क्योंकि इस क्षेत्र पर कब्जा M23 का लगातार हमला होता रहता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती क्रिएट चली गई। अब एक एक सिचुएशन को समझेंगे तो आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। विवाद के मुख्य कारण और बिंदु क्या है? नंबर 1, M23 विद्रोही गुट और रवांडा का समर्थन। ये पहला कारण है। विवाद का पहला कारण क्या है कि M23 विद्रोही जो गुट है और रवांडा का समर्थन, अर्थात M23 जो विद्रोही गुट है, इसलिए रवांडा सरकार उसको समर्थन करती है, ऐसा आरोप कांगो लगाता है। और रवांडा कहता है कि नहीं, मेरा उस समूह से कोई संबंध नहीं है। जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी समूह को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नहीं नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ा मार्च कारण क्या है कि मार्च 23 मूवमेंट, इसका नाम पूरा क्या नाम है? M23 का फुल फॉर्म है मार्च 23 मूवमेंट नामक विद्रोही गुट है। कांगो संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों का आरोप है। किसका किसका आरोप है? कांगो का भी और संयुक्त राष्ट्र का भी आरोप है, और पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप और अमेरिका का भी आरोप है कि रवांडा M23 को सैन्य समर्थन, हथियार और रसद प्रदान करता है। रवांडा के ऊपर आरोप कांगो का भी है, संयुक्त UN का भी है और पश्चिमी देशों का है कि रवांडा सरकार क्या कर रही है? M23 जो विद्रोही हैं इनको सपोर्ट कर रही है, उन्हें हथियार दे रही है, उन्हें रसद दे रही है और उनको सैन्य समर्थन दे रही है। आगे लिखा है M23 का नेतृत्व मुख्य रूप से तुस्ती समुदाय करता है और यह पूर्वी कांगो में सक्रिय है। जो भी मैंने आपको मैप दिखाया था कि पूर्वी कांगो में सक्रिय है, और यह वही क्षेत्र को दिखा रहा है जो आप गुलाबी कलर का है, ये वही क्षेत्र है, ये पूर्वी कांगो का क्षेत्र है जिस पर ये M23 क्षेत्र सक्रिय है। इसीलिए लगातार कांगो आरोप लगाता है कि इस विद्रोही गुट को रवांडा क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है हमारे क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि वहां खनिज संसाधन का भंडार है। अब आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर के रवांडा ने क्या आरोप लगाया? किसके ऊपर? कांगो के ऊपर। क्या लगाया है? ध्यान देना। रवांडा का आरोप क्या है कि कांगो की सेना क्या काम कर रही है? एक रवांडा में एक ग्रुप है, हुती दिखा है आपका, हुतू चरमपंथी समूह का एक ग्रुप है। उस सेना का नाम क्या है? FDRL। ये रवांडा में है। कहां रहती है? रवांडा में रहती है। ये नाम क्या है? FDRL, डेमोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ द लिबरेशन ऑफ रवांडा नामक हुतू चरमपंथी समूह का समर्थन करती है। अब इसने आरोप क्या लगाया? रवांडा ने कहा कि जो ये फोर्स है इसका समर्थन कांगो करता है, और यही जो गुट है, इस गुट ने 1994 के नरसंहार के जिम्मेदार है। रवांडा में याद रखिएगा 1994 में नरसंहार हुआ, जिसमें जो है 200-300 से अधिक लोग मारे गए।
और रवांडा कहता है कि इस नरसंहार के पीछे कांगो जिम्मेदार है, क्योंकि कांगो की सेना ने इसको सपोर्ट किया है। किसको? FDLR को। और FDLR का रवांडा में रह करके क्या किया है? नरसंहार किया है, और रवांडा के लिए सुरक्षा खतरा है। रवांडा ने आरोप कांगो पे लगाया, और कांगो ने आरोप M23 का किस पे लगा दिया? रवांडा पे लगा दिया। कांगो कहता है, ध्यान समझिएगा, कांगो कहता है कि रवांडा M23 का सपोर्ट करता है हमारे पूर्वी क्षेत्र में आतंकवाद को फैलाने के लिए, और रवांडा कह रहा है कि जो FDLR है इसका सपोर्ट कांगो करता है, और इसने हमारे देश 94 में नरसंहार कराया है। दोनों आरोप एक दूसरे पे लगाए हैं, तो इस आरोप को हमें समझना है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधन क्या है कि पूर्वी कांगो गोल्डन, कोबाल्ट, सोना और अन्य कीमती खनिजों से समृद्ध है। आरोप है कि M23 विद्रोही इन खनिजों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें तस्करी के जरिए रवांडा भेजते हैं, जिससे संघर्ष को आर्थिक बल मिलता है। तो जो यहाँ खनिज मिलता है, M23 विद्रोही क्या करते हैं? उस खनिज का पैसा कहाँ भेज देते हैं? या रवांडा भेजते हैं, जिससे रवांडा के पास आर्थिक मजबूती मिलती है और वो लगातार हमारे देश में संघर्ष करने को तैयार हो रहा है। जातीय तनाव क्या है? यहां याद रखिएगा, जातीय तनाव में याद रखिएगा 2 वर्ग है। एक आपका जो है हुतू, एक आपका क्या है? तुस्ती। 2 वर्ग है। जो हुतू है, याद रखिएगा, ये आपका कांगो, और जो आपका तुस्ती है ये आपका जो है रवांडा। 94 के नरसंहार के बाद कई तुस्ती लोग जो पहले से ही कांगो में रह रहे थे, वो जातीय हिंसा के डर से असुरक्षित महसूस करते हैं। M23 का दावा है कि वे पूर्वी कांगो के तुस्ती अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। M23 कहता है कि हम पूर्वी कांगो में तुस्ती अल्पसंख्यकों का हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपका हुतू लोग हैं ये इनको मार सकते हैं, हम इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। कहां पर? पूर्वी कांगो में। अब आप सिचुएशन को समझ सकते हैं कि 2 समुदायों के बीच में विवाद है, इसी को लेकर के यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। कमजोर सीमा नियंत्रण और संप्रभुता क्या है? कांगो के जो पूर्वी क्षेत्र, जो भी मैप यहाँ पर दिखाया था मैंने, कांगो के पूर्वी हिस्से में सरकार की पकड़ कमजोर है, जिसका फायदा उठा करके विद्रोही और पड़ोसी देशों की सेनाएं आरोपों के अनुसार सीमा पार करके गतिविधियां करती हैं और लगातार कांगो को परेशान करती हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए रवांडा और कांगो के बीच में वाशिंगटन में समझौता हुआ, और कहा गया कि पूर्वी जो कांगो है उस क्षेत्र को खाली किया जाए और उस पर कांगो की पकड़ मजबूत की जाए, और जो M23 विद्रोही है इनको समाप्त करने का निर्णय लिया गया, और रवांडा और कांगो ने मिलकर के एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो वाशिंगटन समझौता जुड़ा किससे है? इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, इसीलिए मैप के थ्रू समझाया हूं जिससे चीजें आपको आसानी से याद रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपका है बाल गरीबी, एक नई रिपोर्ट आई है, बाल गरीबी, द स्टेट ऑफ द बर्थ चिल्ड्रेन 2025। ये जो बाल गरीबी आई है इसे मौद्रिक गरीबी भी नाम दिया गया है। हमारे विश्व स्तर पे बच्चे कितने गरीब हैं और किस क्षेत्र में बच्चों की गरीबी की संख्या सबसे ज्यादा है, इन सबको लेकर के एक रिपोर्ट आई है। वैश्विक स्थिति क्या है, एक एक चीज को हम यहाँ पे समझाते चल रहे हैं। अब ये रिपोर्ट नई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर हर 5 में से एक बच्चा अत्यधिक मौद्रिक गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। एक नया वर्ड आ गया, मौद्रिक गरीबी। ठीक, विश्व स्तर पर 5 में से एक बच्चा मौद्रिक गरीबी में अत्यधिक जीवन यापन कर रहा है। तो बाल मौद्रिक गरीबी है क्या? वे बच्चे जो मौद्रिक रूप से गरीब परिवारों में रहते हैं। गरीब परिवार में अगर बच्चा रह रहा है, जाहिर सी बात है वो मौद्रिक गरीबी का शिकार होगा। याद रखिएगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि बाल मौद्रिक गरीबी क्या है? वे बच्चे जो मौद्रिक रूप से गरीब परिवारों में रहते हैं उन्हें बाल मौद्रिक गरीबी कहते हैं। बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना वयस्कों की तुलना में दुगुना से अधिक है। ठीक है, वयस्क से तुलना में दुगुना से अधिक गरीब बच्चों की है, जो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। दूसरा, विश्व में
4 कहा जाए तो 417 मिलियन बच्चों का कम से कम 2 बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है। ये रिपोर्ट में कहा गया। आगे रिपोर्ट में यह कहा गया मौद्रिक गरीबी वैश्विक सीमा क्या रखी गई है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मौद्रिक गरीबी का पैमाना अभी आया है तो उसकी वैश्विक सीमा क्या डिसाइड की गई है। जैसे $3 प्रतिदिन निम्न आय वाले देश हैं अत्यधिक गरीब कहलाएंगे, तो यहाँ के जो बच्चे पाए जाएंगे उन्हें निम्न आय वाले गरीब बच्चे कहलाए जाएंगे, जहां पर $3 प्रतिदिन के हिसाब से वो नहीं, उनके पास आय नहीं है। $4.20 दिन याद रखना प्रतिदिन निम्न मध्य आय वाले देश आते हैं, और $8.30 प्रतिदिन वाले में उच्च मध्यम आय वाले देश आते हैं। तो ये सीमा याद रखिएगा, इस परिभाषा को याद रखिएगा। जो वैश्विक सीमा है मौद्रिक गरीबी की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मिलान करने को आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अत्यधिक मौद्रिक गरीबी से ग्रस्त बच्चों की बात की जाए तो विश्व स्तर पर याद रखिएगा 41.2 करोड़ मतलब 412 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में हैं। कुल बच्चों का 19.2%। पूरे विश्व में अगर बच्चों को हम 100% मान लेते हैं तो उसका 19.2% बच्चे क्या है, याद रखना, ये मौद्रिक गरीबी में जी रहे हैं, अत्यधिक मौद्रिक गरीबी में जी रहे हैं। और विश्व स्तर पर 41.2 करोड़ अर्थात 412 मिलियन बच्चे याद रखिएगा अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा 2014 की बात करते हैं तो याद रखना 2014 में यह संख्या 50.7 करोड़ थी, जो 2024 में घट करके 41.2 करोड़ हो गई है। याद रखिएगा 14 में ये 50 थी, घट करके 41 हो चुकी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है, तो इस डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रीय अगर देखा जाए स्तर पे तो उप सहारा अफ्रीका है, जो अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र है उसे उप सहारा क्षेत्र कहते हैं। तो अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों का 76% हिस्सा इसी क्षेत्र में है, उप सहारा अफ्रीका में। तो मौद्रिक गरीबी का सबसे बड़ा आंकड़ा कहां पर है, उप सहारा अफ्रीका में, जहां 76% बच्चे इसका हिस्सा है। 311 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में है। गरीबी दर 2014-24 में के बीच लगभग 52% स्थिर रही है, ये भी याद रखना है, ये भी डाटा में कहा गया है। दक्षिण एशिया की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भारत भी शामिल है। तो याद रखना वैश्विक अत्यधिक बाल गरीबी का 12% हिस्सा कहां है, दक्षिण एशिया में, जिसमें भारत भी शामिल है। उप सहारा अफ्रीका प्लस दक्षिण एशिया को कहा जाए तो अत्यधिक गरीबों में रहने वालों की बच्चों की संख्या 88% हो जाती है। कितना बड़ा आंकड़ा है। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के अगर बच्चों को मिला लिया जाए तो अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या 88% हो जाती है। आप समझ सकते हैं, दो ही विश्व में क्षेत्र हैं जो जहां सबसे ज्यादा गरीबी है बच्चों में। एक आपका जो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया, इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब आ जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत विशिष्ट प्रदेश कहा जाए तो 206 मिलियन बच्चे कम से कम एक वंचना का अनुभव करते हैं। केवल 62 मिलियन बच्चे 2 या अधिक वंचनाओं का अनुभव करते हैं, अर्थात 2 टाइम खाना खाते हैं। याद रखिएगा, यह दर्शाता है कि भारत में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन प्रति बच्चे वंचना की तीव्रता कई गरीबी देशों की तुलना में कम है। भारत में थोड़ा इसकी अपेक्षा कम है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अगली न्यूज है आपका, यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू हो चुकी है। इसको मान्यता मिल चुकी है, किसके द्वारा, IMF के द्वारा। यूपीआई जो हमारे यहाँ पेमेंट हम लोग करते हैं ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से, वो विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली हो चुकी है, जो तुरंत पेमेंट कर देते हैं। इंटरनेशनल कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेन देन की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दे दी गई है। 8 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा संसद को यह जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है IMF है, इसने जो है यूपीआई को
रियल फास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दे दिया है, याद रखिएगा। और यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, और मान्यता किसने दिया है, आईएमएफ ने दिया है। इस बातें, छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। यह तथ्य आईएमएफ की जून 2025 की रिपोर्ट, जो आपका गोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटर जो है ऑपरेटिबिलिटी में रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम तो 24 के अनुसार वैश्विक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के कुल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। तो भारत, ये आईएमएफ के अलावा भारत की इस लेन देन प्रणाली को याद रखिएगा, एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट में भी बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान्यता किसने दिया है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एक न्यूज आपका, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो नवरत्न का दर्जा, महारत्न का दर्जा, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ये सब दर्जा दिया जाता है सरकारी कंपनियों को उनके नेटवर्थ के आधार पर, उनके क्या कह सकते हैं, पूंजी के आधार पर उनको दिया जाता है। तो नवरत्न का दर्जा दे दिया गया नुमालीगढ़ रिफाइनरी को। पूछा जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी है कहाँ, तो ये असम में है, इसको नवरत्न का दर्जा मिल गया है। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही एनआरएल नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 27वां केंद्र सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है। तो 27 उपक्रम ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, इसको हमें याद रखना है। नंबर 27 नंबर पे कौन है, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखिएगा। 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह पेट्रोलियम रिफाइनरी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। 27वां इसको मिल चुका है, ये पूछा जा सकता है। एनआरएल को मिल चुका है, नुमालीगढ़ को मिल चुका है, क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में हम लोग यही तक करते हैं। ऐसी तरह के करंट अफेयर लगातार क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करंट अफेयर हम 2 तरीके से पढ़ाएंगे, एक आपको सब्जेक्टिव तरीके से, एक आपका ऑब्जेक्टिव तरीके से। दोनों तरह से करंट अफेयर आपके पास रहेगा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए एग्जाम में, और आपके क्वेश्चन सही हो, और आप मैप के आधार पर आप करंट अफेयर पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जाके वहां से ले लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।